हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रजनीत मेडिकल एजुकेशन। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो हाइपोथायरॉयडिज्म एंडोक्राइन सिस्टम का डिसऑर्डर है। हाइपोथायरॉयडिज्म नेम से क्लियर है। हाइपो का मतलब क्या होता है? लो, और थायरॉयडिज्म का मतलब है थायराइड हॉर्मोन्स का कम बनना। दैट इज हाइपोथायरॉयडिज्म। इसी का ऑपोजिट क्या होता है? हाइपरथायरॉयडिज्म, जिसमें थायराइड हॉर्मोन्स का लेवल ज्यादा होता है नॉर्मल से ब्लड में। तो हाइपोथायरॉयडिज्म हम पिछले लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म, इसको अंडर एक्टिव थायराइड भी बोला जा सकता है। अंडर एक्टिव थायराइड इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें क्या है कि जो थायराइड ग्लैंड है वो क्या करती है कि अंडर एक्टिव होती है। मीन्स वो प्रॉपर जो अमाउंट थायराइड हॉर्मोन्स का प्रोड्यूस होना चाहिए थायराइड ग्लैंड से वो नहीं हो पाता। तो हाइपोथायरॉयडिज्म को आप कैसे याद रखोगे? लो, हाइपो मीन्स लो, और इसमें जो भी चीजें हैं, जो भी हमारे सिस्टम का वर्क है वो क्या होगा? स्लो। तो लो एंड स्लो। इसी का ऑपोजिट हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है? हाई एंड फास्ट। वहां पर जो मेटाबॉलिज्म है वो क्या होता है? फास्ट होता है। हाइपोथायरॉयडिज्म में हाइपो मीन्स लो, और काम भी हमारी बॉडी का क्या चलेगा इसमें? स्लो। मीन्स सब कुछ धीरे स्पीड पर होगा, सब कुछ लो होगा। तो दैट इज हाइपोथायरॉयडिज्म। अब हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है कि जो हमारी थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड क्या है? ये है हमारी बटरफ्लाई शेप की थायराइड ग्लैंड। तो ये जो थायराइड ग्लैंड है ये लैरिंग्स के बिलो प्रेजेंट होती है, थोड़ी सी फ्रंट में, बेस पे, नेक के बेस पे प्रेजेंट होती है। ये मैन में एडम्स एप्पल के नीचे प्रेजेंट होती है। थायराइड ग्लैंड के दो लोब होते हैं, एक होता है राइट लोब और एक होता है लेफ्ट लोब। तो ये है थायराइड ग्लैंड। और थायराइड ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करती है? थायराइड ग्लैंड दो हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करती है, T3 एंड T4। T3 क्या है? ट्राई आइडोथायरोनिन, एंड T4 क्या है? टेट्रा आइडोथायरोनिन, या फिर इसको हम थायरोक्सिन भी बोलते हैं। और T3 और T4 थायराइड ग्लैंड से प्रोड्यूस होती है, और किसके इन्फ्लुएंस में होती है वो अभी हम पढ़ेंगे। हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है कि ये जो ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड, ये अंडर एक्टिव होती है। अंडर एक्टिव मतलब कि ये डजंट मेक और रिलीज इनफ थायराइड हार्मोन, कि ये जो थायराइड हार्मोन है जो कि इसका काम है प्रोड्यूस करना T3 और T4 का, वो इनफ अमाउंट में नहीं कर पाती। तो नॉर्मल से लो रहता है ब्लड में थायराइड हार्मोन्स का लेवल। थायराइड हार्मोन्स के फंक्शन क्या है, क्यों ये हमारी बॉडी के लिए जरूरी है? तो थायराइड ग्लैंड हमारी बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। जो थायराइड हार्मोन्स हैं वो हमारी बॉडी का बेसल मेटाबॉलिक रेट कंट्रोल करता है। बेसल मेटाबॉलिक रेट का मतलब है कि रेस्ट पर हमारी बॉडी को कितनी एनर्जी चाहिए फंक्शन करने के लिए। तो वो जो एनर्जी है वो कौन रेगुलेट करता है? उसका कंट्रोलर कौन है? थायराइड हार्मोन्स। तो थायराइड हार्मोन एक तरह से कंट्रोलर का काम करता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है। बेसिकली हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है। तो अगर थायराइड हार्मोन्स का लेवल ज्यादा होता है तो मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाता है, वो ज्यादा हो जाता है। और अगर हमारी बॉडी का थायराइड हार्मोन ब्लड में कम है तो हमारी बॉडी का बेसल मेटाबॉलिक रेट कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज बेसल मेटाबॉलिक रेट मींस हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो हो जाएगा। जब मेटाबॉलिज्म स्लो होगा तो इनफ एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी, तो एनर्जी प्रोडक्शन भी स्लो होगी। तो हमारे सेल्स को फंक्शन के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी नहीं मिलेगी। तो इसके जो थायराइड हार्मोन के फंक्शन क्या है? मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, एनर्जी प्रोडक्शन को कंट्रोल करना है कि कितनी जल्दी एनर्जी बनेगी, कितनी फास्ट कैलोरीज बर्न होंगी। हार्ट रेट, हमारे बॉडी के हार्ट रेट को कंट्रोल करता है, हमारी बॉडी के ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, मतलब हार्ट हेल्थ को भी कंट्रोल करता है। एंड बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, क्योंकि बेसल मेटाबॉलिक रेट, जितना ज्यादा बेसल मेटाबॉलिक रेट होगा उतना ही ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी, उतना ज्यादा टेम्परेचर होगा, हीट बढ़ेगी बॉडी में, हीट प्रोड्यूस होगी। लेकिन यहां पर क्या होगा? हाइपोथायरॉयडिज्म हो रहा है, मींस लो थायराइड हार्मोन। लो थायराइड हार्मोन का मतलब मेटाबॉलिज्म क्या है? लो है, स्लो है। मेटाबॉलिज्म स्लो होगा तो एनर्जी प्रोडक्शन क्या होगी? स्लो होगी। एनर्जी प्रोडक्शन स्लो होगा, हार्ट रेट स्लो होगा, ब्लड प्रेशर कम होगा, हाइपोटेंशन होगा, और बॉडी टेम्परेचर भी क्या होगा? लो होगा। क्यों? हीट ही प्रोड्यूस नहीं होगी। तो हीट प्रोड्यूस नहीं होगी, बॉडी टेम्परेचर लो हो जाएगा, हाइपोथर्मिया हो जाएगा। हाइपोथर्मिया होगा तो कोल्ड इंटॉलरेंस हम इसमें बोलते हैं कि बिल्कुल भी ठंड को नहीं झेल पाएंगे, कोल्ड इंटॉलरेंस होगी पर्सन में। एंड ग्रोथ एंड ब्रेन डेवलपमेंट, बॉडी की जो बेबी होता है फीटल की ग्रोथ, उसके लिए थायराइड हार्मोन बहुत जरूरी है। चाइल्ड की ग्रोथ के लिए, चाइल्ड की इवन फिजिकल और मेंटल ब्रेन डेवलपमेंट
डेवलपमेंट और फिजिकल ग्रोथ दोनों के लिए बहुत जरूरी है थायराइड हार्मोन। तो ब्रेन डेवलपमेंट के लिए और बेबी की जो फिजिकल ग्रोथ है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और भी फंक्शंस कंट्रोल करता है, जैसे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ थायराइड हार्मोन कंट्रोल करता है, ओवुलेशन को कंट्रोल करता है, मेंस्ट्रुअल पीरियड्स को कंट्रोल करता है, तो बहुत सारे फंक्शन है, फर्टिलिटी को भी कंट्रोल करता है। अब हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होगा, मैं बार बार बता रही हूँ, लो एंड स्लो, सब कुछ स्लो होगा। तो क्या होगा कि बॉडी का मेटाबॉलिज्म क्या होगा, स्लो होगा। जिससे अगर बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो होगा तो क्या होता है, वेट जो है गेन होता है। इसी का ऑपोजिट हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है, जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है तो वेट लॉस होता है हाइपरथायरॉयडिज्म में। लेकिन हाइपो में क्या होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो होगा, वेट क्या होगा, गेन होगा अनएक्सपेक्टेडली, और फील टायर्ड ऑल द टाइम, हर टाइम थकावट महसूस होगी। हर टाइम थकावट क्यों महसूस होगी, कि बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो है, एनर्जी प्रोडक्शन स्लो है, तो एनर्जी तो मिल नहीं रही, हर टाइम जो हमारी बॉडी है वो थकी हुई, एग्जॉस्टेड, टायर्ड, लेथार्जी फील करेगी। इवन कि हमारा जो मेंटल प्रोसेस है वो भी क्या हो जाएगा, हाइपोथायरॉयडिज्म में स्लो हो जाएगा। नेक्स्ट इज एपिडेमियोलॉजी। अब ये कॉमन किस में होता है, ज्यादा फीमेल में, और फीमेल्स में भी 60 ईयर्स के बाद, अगर एज 60 ईयर्स से अबव हो गई है। ऐसा क्यों होता है, एक तो एज के साथ साथ जो थायराइड ग्लैंड है उसकी एट्रोफी होना स्टार्ट हो जाती है फीमेल में। ये एट्रोफी का मतलब ये श्रिंक होना स्टार्ट हो जाती है, साइज में कम हो जाती है। क्यों होती है, 60 के आसपास क्या है, मेनोपोज होता है फीमेल में, उस टाइम पर मेंस्ट्रुएशन फीमेल को बंद हो जाती है। मेनोपोज होता है तो उस टाइम बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस की वजह से क्या होता है कि थायराइड हार्मोन्स का डिक्रीज हो जाता है लेवल। तो हाइपोथायरॉयडिज्म ज्यादा कॉमन किस में है, 60 ईयर से अबव फीमेल में आफ्टर मेनोपोज। प्रिविलेंस इज इंक्रीज इन आयोडाइन डेफिशिएंट एरियाज। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि थायराइड हार्मोन्स की प्रोडक्शन के लिए क्या जरूरी है, आयोडीन जरूरी है। तो आयोडाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, थायराइड हार्मोन्स की प्रोडक्शन के लिए आयोडाइन जरूरी होता है। ये जो थायराइड सेल्स होते हैं ये आयोडाइन को कैप्चर करते हैं एंड थायराइड हार्मोन्स की प्रोडक्शन होती है। आयोडाइन की डेफिशिएंसी होगी तो थायराइड हार्मोन्स नहीं बनेंगे। आयोडाइन की डेफिशिएंसी होगी, उसके जो सेल्स है थायराइड ग्लैंड के वो आयोडाइन को कैप्चर नहीं कर पाएंगे और हार्मोन्स को प्रोड्यूस नहीं करेंगे। तो इसलिए आयोडीन डेफिशिएंसी एरियाज, अगर आप आयोडीन किस में होता है, सबसे पहले ऐसे फूड जो कि सी फूड्स हैं, सी फूड है, सी में क्या है, बहुत ज्यादा सॉल्ट है, सॉल्ट में क्या है, आयोडीन है। तो आयोडीन जो कि सी फूड होता है, सी फिशेज हो गई, प्रॉन्स, इन सब में क्या है, बहुत ज्यादा आयोडीन होता है। लेकिन जो इनको कंज्यूम नहीं करते उनमें क्या हो जाता है, आयोडीन डेफिशिएंसी हो जाती है। तो पहले बहुत देखा जाता था कि जो सी फूड कंज्यूम नहीं कर रहे उनमें गॉइटर हो गया है, ये जो थायराइड ग्लैंड है ये एनलार्ज हो जाती है, गर्दन फूली हुई लगती है, नेक में स्वेलिंग हुई होती है। तो वो क्या होती है, ये थायराइड ग्लैंड एनलार्ज हो जाती है, बड़ी हो जाती है। ये कंपनसेटरी मैकेनिज्म है कि जब आयोडीन नहीं मिलता थायराइड ग्लैंड को तो ये अपने साइज को बड़ा कर लेती है, एनलार्ज हो जाती है। एनलार्ज क्यों होती है, अभी हम आगे पढ़ेंगे कि TSH का लेवल इंक्रीज हो जाता है, वो कैसे होता है, ताकि ये क्या है, ज्यादा से ज्यादा जितना भी आयोडीन है वो मिल सके इसको और ज्यादा हार्मोन को प्रोड्यूस कर सके, इसलिए इसका साइज एनलार्ज हो जाता है। तो आयोडीन डेफिशिएंसी पहले बहुत ज्यादा होती थी, लेकिन अब क्या है, सॉल्ट में जो टेबल सॉल्ट हम कंज्यूम करते हैं उसमें क्या है, आयोडीन की मिक्सिंग होती है, आयोडीन उसमें डाला जाता है ताकि हम आयोडीन कंज्यूम करें। तो उसके बाद जब से सॉल्ट में ही आने लगा है, और भी कई चीज़ों में आयोडीन अब डाला जाता है ताकि आयोडीन की डेफिशिएंसी या कमी ना हो। लेकिन अभी भी क्या है कि अगर आप सॉल्ट, दूसरा सॉल्ट कंज्यूम करें, जैसे कि पिंक सॉल्ट होता है, हिमालयन सॉल्ट होता है, सेंधा नमक होता है, तो ये सभी क्या है, ये भी अच्छे हैं सॉल्ट तो, लेकिन इनमें सोडियम कम होता है। लेकिन क्या है कि इनमें आयोडीन हमने देखना है कि इसमें आयोडीन उनमें डाला हुआ है या नहीं। तो अगर आयोडीन नहीं डाला हुआ तो आयोडीन की डेफिशिएंसी हो सकती है, जिससे हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है। नाउ हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी थायराइड एक्सिस। अब ये जो थायराइड ग्लैंड है, ये थायराइड ग्लैंड किसके इन्फ्लुएंस में काम करती है, तो ये क्या है, हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड, तो इसके इन्फ्लुएंस में ये काम करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी थायराइड एक्सिस। सबसे पहले हम नॉर्मल पढ़ते हैं कि नॉर्मली ये कैसे वर्क करता है। तो जैसे ही हाइपोथैलेमस सेंस करता है कि थायराइड हार्मोन की ब्लड में कमी हो गई है, कम हो गया इनका लेवल, T3 और T4 का, ट्राइआइडोथायरोनिन का और थायरॉक्सिन का लेवल कम हो गया, ये कौन बनाता है, थायराइड ग्लैंड इन हार्मोन्स को बनाती है। तो जैसे ही हाइपोथैलेमस ने ये क्या किया, सेंस किया, तो ये क्या रिलीज करता है, TRH।
TRH क्या है? थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये TRH क्या करता है? ये फर्दर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है? एंटीरियर पिट्यूटरी। किसको स्टिमुलेट करेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी को, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। अब ये एंटीरियर पिट्यूटरी क्या रिलीज करती है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है कि वो क्या रिलीज करे? T3 एंड T4 रिलीज करे। जैसे ही ये स्टिमुलेट हो गई तो ब्लड में T3 और T4 रिलीज होना स्टार्ट हो गए, सेल्स ने उनको ले लिया, ठीक है। अब जैसे ही दोबारा क्या होगा कि अगर इनका लेवल ज्यादा होने लग गया, T3 और T4 रिलीज ही हो जा रहे हैं, थोड़ा सा इनका लेवल ज्यादा हो गया ब्लड में, तो दोबारा से एक फीडबैक जाता है हाइपोथैलेमस को कि बहुत हो गया, T3 और T4 का लेवल अब ज्यादा हो गया ब्लड में। तो जब ज्यादा होगा तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा? TRH को सिक्रीट करना कम कर देगा कि अब बहुत हो गया ब्लड में, अब थोड़े टाइम के बाद देखेंगे। अभी के लिए TRH बहुत रिलीज कर दिया, बहुत स्टिमुलेट कर दिया पिट्यूटरी को, पिट्यूटरी ने आगे थायराइड को बहुत स्टिमुलेट कर दिया। तो ये जो फीडबैक है ये हाइपोथैलेमस को भी जाता है और ये फीडबैक एंटीरियर पिट्यूटरी को भी जाएगा कि क्या है कि अब ब्लड में इसका लेवल ज्यादा हो चुका है, जितना आप चाहते थे उससे थोड़ा ज्यादा ही हो गया। तो नेगेटिव फीडबैक जाएगा। नेगेटिव फीडबैक जाते ही ये क्या करेंगे? ये अपने इनको रोक देंगे, बंद कर देंगे, TRH को TSH को स्लो कर देंगे, इनहिबिट कर देंगे। इनहिबिट करने के बाद क्या होगा? T3 और T4 का लेवल क्या होगा? ब्लड में मेंटेन हो जाएगा जितना नॉर्मल होना चाहिए। ये ऐसा नॉर्मली होता है कि इसी तरह से अब क्या होगा? जैसे ही T3 और T4 का दोबारा से ब्लड में कम होगा लेवल, तो दोबारा से ये क्या करेगा? हाइपोथैलेमस सेंस कर लेगा, स्टिमुलेट हो जाएगा, दोबारा से ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर हाइपोथायरॉयडिज्म की बात हो रही है कि ब्लड में T3 और T4 का लेवल कम है। अब ब्लड में T3 और T4 का लेवल कम दो चीजों की वजह से हो सकता है। एक होता है प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म, प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म, और एक होता है सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म। अब प्राइमरी क्या होता है? प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म है मतलब कि ये जो थायराइड ग्लैंड है इसमें ही कोई दिक्कत है, इसमें ही कोई प्रॉब्लम है कि ये T3 और T4 को रिलीज ही नहीं कर रही, ठीक है। चाहे कुछ भी है, चाहे TSH ज्यादा है, TRH ज्यादा है, लेकिन थायराइड ग्लैंड जो है थायराइड हार्मोन को रिलीज नहीं करेगी, इसने ठान ली है, इसी में कोई प्रॉब्लम है थायराइड ग्लैंड में ही। तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म। तो प्राइमरी में क्या होता है कि थायराइड ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम होती है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स हैं। जैसे कि थायराइड ग्लैंड के टिश्यूज जो सेल्स हैं वो वर्क नहीं कर रहे, वो अच्छे से T3 और T4 को प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे, तो इनका लेवल क्या होगा? T3 और T4 का लेवल लो होगा ब्लड में, क्योंकि ये प्रोड्यूस ही नहीं करेगी। अब लो लेवल को हाइपोथैलेमस सेंस तो करेगा कि लो है ब्लड में T3 और T4 का लेवल, तो ये क्या करता है? TRH को रिलीज करता है, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को। थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है कि TSH रिलीज करो, तो TSH भी रिलीज होता है। लेकिन TSH दोबारा थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है कि T3 T4 रिलीज करो, ब्लड में इनका लेवल कम है, लेकिन थायराइड ग्लैंड ने तो ठान ली है कि उसने रिलीज नहीं करना, क्योंकि दिक्कत तो थायराइड ग्लैंड में ही है। तो दैट इज प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म। तो आई होप आपको ये समझ आया कि प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म में थायराइड ग्लैंड में प्रॉब्लम है, जिससे T3 और T4 का लेवल लो होगा ब्लड में, लेकिन TSH का लेवल तो हाई रहेगा। क्यों? क्योंकि वो तो स्टिमुलेट करना चाहते हैं ना थायराइड ग्लैंड को, पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस तो सेंस कर रहे हैं ना कि लो है, तो उन्होंने अपना जो लेवल है वो इंक्रीज कर रखा है TSH का, कि वो स्टिमुलेट करे थायराइड ग्लैंड को। प्रॉब्लम थायराइड ग्लैंड में वो नहीं काम कर रहा, लेकिन ये तो कर रहे हैं, तो इनका लेवल हाई रहेगा TSH का। दूसरा होता है सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म। सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है कि ये जो थायराइड ग्लैंड है ये तो सही काम कर रही है, लेकिन प्रॉब्लम किससे है? पिट्यूटरी ग्लैंड में प्रॉब्लम है। पिट्यूटरी ग्लैंड में प्रॉब्लम है कि वो TSH को रिलीज नहीं करी, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज नहीं करी। वो भी अभी हम पढ़ेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड में क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ही रिलीज नहीं होगा पिट्यूटरी ग्लैंड से, मींस सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म में थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ही रिलीज नहीं हो रहा पिट्यूटरी ग्लैंड से, तो इसका लेवल क्या है? रिड्यूस है। TSH का लेवल रिड्यूस है। TSH का लेवल रिड्यूस होगा तो ऑटोमेटिकली थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेशन नहीं मिलेगी और ये प्रॉपर T3 और T4 रिलीज नहीं करेगा, तो T3 और T4 का लेवल भी कम होगा ब्लड में। तो सेकेंडरी में TSH का लेवल भी कम होगा और T3 और T4 का भी लेवल कम होगा। एक टर्शरी भी होता है, टर्शरी हाइपोथायरॉयडिज्म, जिसमें क्या है? हाइपोथैलेमस जो है इसमें प्रॉब्लम है, ये इनफ थायराइड
ट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन TRH को रिलीज नहीं कर रहा, जिससे TRH भी लो है, TSH भी लो है एंड देन T3 और T4 भी लो है। वन मोर थिंग यहाँ पर क्या है कि गोइटर क्या होता है? गोइटर होता है एबनॉर्मल एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। जब थायराइड ग्लैंड क्या है, एनलार्ज हो जाती है, अपने साइज से बड़ी हो जाती है। ये कब होता है कि जैसे सपोज T3 और T4 का लेवल कम है, थायराइड हार्मोन्स का लेवल कम है ब्लड में, तो क्या होगा, लेकिन स्टिमुलेशन तो जा रहा है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड TSH को तो रिलीज कर रही है जो कि थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेशन कर रही है। तो ये एक कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म है कि स्टिमुलेशन तो आ रही है लेकिन थायराइड ग्लैंड से इनफ T3 T4 रिलीज नहीं हो रहा, लेकिन स्टिमुलेशन की वजह से थायराइड ग्लैंड क्या है, ये अपने साइज में एनलार्ज हो जाती है कि ये तो चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा रिलीज हो हार्मोन्स, लेकिन थायराइड ग्लैंड में कोई कमी है जिसकी वजह से वो रिलीज नहीं हो रहा। लेकिन कॉम्पनसेशन की वजह से ये क्या होगा, थायराइड ग्लैंड का जो साइज है वो एनलार्ज हो जाता है, दैट इज गोइटर। एक और चीज यहां पर होती है कि समटाइम्स इंफ्लामेशन की वजह से थायराइड ग्लैंड का साइज एनलार्ज हो जाता है। अगर कोई इंफ्लामेशन है वहां पर या फिर स्वेलिंग है, उसकी वजह से भी इसका साइज एनलार्ज हो जाता है। तो गोइटर क्या है, गोइटर एक कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म है कि अगर T3 और T4 का लेवल कम है ब्लड में तो TSH तो रिलीज हो रहा है ना, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो जो कि थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट तो कर रही है, स्टिमुलेट करने की वजह से क्या होगा, इसका साइज एनलार्ज हो जाएगा, लेकिन स्टिल इसमें कोई प्रॉब्लम है तो T3 T4 का लेवल लो ही रहेगा। अब कोजेस हाइपोथायरॉयडिज्म के, सबसे पहले प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म, जिसमें क्या है, प्राइमरी का मतलब है कि थायराइड ग्लैंड में ही इटसेल्फ कुछ प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम विद द थायराइड ग्लैंड इटसेल्फ लीडिंग टू इनसफिशिएंट प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन, जिससे थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस नहीं होगा थायराइड ग्लैंड से, लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड मेक्स मोर TSH, लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड तो सही काम कर रही है ना, तो वो तो सेंस करेगी, तो वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को तो प्रोड्यूस कर रही है कि थायराइड स्टिमुलेट हो जाए T3 T4 को प्रोड्यूस करने में, लेकिन थायराइड ग्लैंड में ही कुछ प्रॉब्लम है। तो ये कब होती है? फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, हैशिमोटोस डिसीज। हैशिमोटोस डिसीज या फिर इसको हैशिमोटोस इन्फ्लामेशन भी बोलते हैं या फिर हैशिमोटोस थायराइडाइटिस भी बोलते हैं। तो इसमें बेसिकली जो थायराइड ग्लैंड है उसमें इंफ्लामेशन हो जाती है। क्यों होती है? ऑटो इम्यून कंडीशन है ये, क्रॉनिक ऑटो इम्यून कंडीशन। एक और चीज, ये जो हाइपोथायरॉयडिज्म है ये इनिशियली सिम्टम शो नहीं करती, काफी लंबे टाइम के बाद ये सिम्टम शो करना शुरू कर देती है, कुछ सालों के बाद। तो क्रॉनिक ऑटो इम्यून इन्फ्लामेशन है, हाशिमोटोस डिसीज, ऑटो इम्यून कंडीशन है ये। ऑटो इम्यून का मतलब है कि जो हमारी इम्यूनिटी है वो हमारे ही सेल्स पे अटैक करने लग जाएगी, उसको डिस्ट्रॉय करने लग जाएगी। तो हाशिमोटो डिसीज में ऐसे ही होता है कि ऑटो इम्यून कंडीशन है ये, जिसके कारण क्या होता है कि जो थायराइड ग्लैंड है उसके अगेंस्ट बॉडी एंटीबॉडीज बना देती है, जिससे वो उसी थायराइड ग्लैंड के सेल्स को ही डिस्ट्रॉय करने लग जाती हैं। तो ये एंटीबॉडीज कौन सी होती है? एंटी TPO एंड एंटी थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज। ये दो तरह की एंटीबॉडीज है जो कि हाशिमोटोस डिसीज में प्रोड्यूस होती है, जो कि थायराइड ग्लैंड को ही अटैक करने लग जाती है, डिस्ट्रॉय करने लग जाती है। जिससे इनिशियली तक क्या होगा, स्टार्टिंग में तो क्या होगा कि थायराइड ग्लैंड हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है कि एकदम से जो लेवल है वो बढ़ सकता है थायराइड हार्मोन्स का, क्योंकि वो कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म होगा। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, अल्टीमेटली परमानेंटली क्या हो जाएगा कि थायराइड ग्लैंड कम हार्मोन सिक्रीट करने लग जाएगी। कम हार्मोन मींस हाइपोथायरॉयडिज्म बेसिकली हाशिमोटो डिसीज में होता है। इससे ही ऑपोजिट ग्रेव्स डिसीज जो कि हमने हाइपरथायरॉयडिज्म में पढ़ी थी, वो भी ऑटोइम्यून कंडीशन है, लेकिन उसमें क्या होता है, हाइपरथायरॉयडिज्म, उसमें हार्मोन्स का लेवल बढ़ता है। सो हाशिमोटोस डिसीज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट, आयोडीन डेफिशिएंसी। आयोडीन डेफिशिएंसी बहुत मोस्ट कॉमन रीजन है हाइपोथायरॉयडिज्म का। फिर हाशिमोटोस डिसीज है। आयोडीन डेफिशिएंसी जिस एरिया में आयोडीन नहीं है, अगर डाइट में आयोडीन नहीं ले रहे, सी फूड नहीं ले रहे, और अगर आपके सॉल्ट में भी आयोडीन नहीं डाला गया, उसमें भी नहीं ऐड किया गया, तो क्या होगा कि आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। आयोडीन बहुत जरूरी है थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन के लिए। उसके बाद आता है कॉन्जेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म। समटाइम्स क्या होता है, बाय बर्थ ही थायराइड ग्लैंड क्या है, एब्सेंट होती है या फिर एट्रोफी उसकी हुई होती है, मींस बहुत ही कम साइज में वो प्रेजेंट होती है। तो दैट इज कॉन्जेनाइटल, मींस बाय बर्थ। जो न्यूबॉर्न बेबी है वो इसके साथ ही बोर्न होता है। तो इसको क्या बोलते हैं, थायराइड डिसजेनेसिस। थायराइड डिसजेनेसिस में क्या आता है, एजेनेसिस और हाइपोप्लेसिया। एजेनेसिस मतलब थायराइड ग्लैंड एब्सेंट होगी,
हाइपोप्लेजिया मीन्स उसका जो साइज है वो स्मॉल होगा, तो थायराइड हार्मोन इनफ प्रोड्यूस नहीं होंगे। दूसरा क्या होता है, डिसहार्मोनोजेनेसिस। थायराइड डिसजेनेसिस सबसे कॉमन है, फिर उसके बाद आता है डिसहार्मोनोजेनेसिस। डिसहार्मोनोजेनेसिस क्या होता है कि थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस नहीं होती। क्यों नहीं होती? कि जो एंजाइम्स जो थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है, उन एंजाइम्स में कुछ डिफेक्ट है। उसके बाद आता है कि थायराइड हार्मोन, ये जो कॉन्जेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म है, मैंने आपको बताया था कि थायराइड हार्मोन्स बेबी की, फीटस की मेंटल ग्रोथ प्लस फिजिकल ग्रोथ दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें बच्चे में क्या दिखेगा, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी दिखेगी, वो मेंटली क्या होगा, डेवलप नहीं होगा। दूसरा ग्रोथ डिले, फिजिकली भी उसकी ग्रोथ अच्छे से नहीं होगी। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, क्रिटिनिज्म बोलते हैं, जो कि बच्चों में होती है। अब फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट क्या है, थायराइडेक्टमी एंड रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी। ये किसके लिए करते हैं, ये वैसे हाइपरथायरॉयडिज्म का ट्रीटमेंट है। हाइपरथायरॉयडिज्म मींस जिसमें थायराइड ग्लैंड ज्यादा प्रोड्यूस कर रही है हार्मोन्स, उसमें क्या करते हैं, थायराइडेक्टमी कर देते हैं कि थायराइड ग्लैंड को रिमूव कर देते हैं, या तो पार्शली करते हैं या फिर टोटल कर देते हैं रिमूव। कब करते हैं, जैसे कि अगर कैंसर है, अगर थायराइड ग्लैंड में ऐसा कैंसर है जो कि ज्यादा इंडिपेंडेंटली ज्यादा हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है, तो दो तरह के कैंसर हो सकते हैं। एक होता है जो कंप्रेस करता है, एक होता है कैंसर कि जो थायराइड ग्लैंड में इंडिपेंडेंटली ज्यादा हार्मोन्स को प्रोड्यूस कर रहा है। तो उसके लिए किया जाता है, अगर थायराइड ग्लैंड का कैंसर है तो थायराइड ग्लैंड को रिमूव किया जाता है, चाहे वो टोटल भी हो सकती है, पार्शियल भी। गोइटर में, अब वो गोइटर जो कि जैसे कि ग्रेव्स डिसीज में होता है कि उसमें क्या होता है कि थायराइड हार्मोन ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं, तो उसके लिए भी थायराइडेक्टमी की जाती है। और हाइपरथायरॉयडिज्म का बेसिकली ये ट्रीटमेंट है। तो थायराइडेक्टमी के बाद क्या दिया जाता है, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जाती है, थायराइड हार्मोन की रिप्लेसमेंट, जैसे कि लिवोथायरॉक्सिन दिया जाएगा। तो इसकी रिमूवल के बाद, थायराइड ग्लैंड की रिमूवल के बाद बाहर से थायराइड हार्मोन देना पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, अगर बाहर से थायराइड नहीं ले रहे, वो हार्मोन नहीं ले रहे, तो क्या होगा, अल्टीमेटली हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा कि थायराइड हार्मोन नहीं बनेगा बॉडी में। दूसरा है रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी। रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी, रेडियो एक्टिव आयोडीन है यहाँ पर, सिर्फ आयोडीन नहीं है, रेडियो एक्टिव आयोडीन। तो ये रेडियो एक्टिव आयोडीन किसके लिए यूज किया जाता है, ये भी कैंसर, ये भी हाइपरथायरॉयडिज्म में यूज किया जाता है। जैसे कि अगर रेडियोथेरेपी तब भी यूज किया जाता है अगर थायराइड कैंसर है, तो उसको रिमूव करने के लिए, कैंसर सेल्स को मारने के लिए। हाइपरथायरॉयडिज्म में, थायराइड कैंसर में, जो कि नॉर्मल थायराइड टिश्यू को क्या करते हैं, ये डिस्ट्रॉय करते हैं, और अगर ज्यादा ही कर दिया तो क्या होगा, हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा। या फिर अगर डिस्ट्रॉय करने के बाद वही हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी नहीं ले रहे, थायराइड हार्मोन बाहर से नहीं ले रहे, तो क्या होगा, हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा। दूसरा क्या है, कुछ मेडिकेशंस भी होती हैं, सर्टेन मेडिसिन, जैसे कि हाइपरथायरॉयडिज्म के लिए जो मेडिसिन है, जैसे कि पॉलीथायोयूरेसिल, कार्बिमाजोल, ये सभी मेडिसिन क्या करती हैं, ये थायराइड हार्मोन, जो एक्सेसिव थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है उसको रोकती हैं। तो अगर वो मेडिकेशंस भी उसकी डोज ज्यादा है या फिर वो एडजस्ट नहीं की जा रही, तो हाइपरथायरॉयडिज्म भी हो सकता है। कुछ और जैसे कि लिथियम, कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में लिथियम यूज होता है, थैलिडोमाइड, एमियोडेरोन, ये सभी क्या करती हैं, ये थायराइड की प्रोडक्शन की, थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन में इंटरफेयर करती हैं, जिससे क्या होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म होता है। एक और कंडीशन है थायरोडाइटिस। थायरोडाइटिस मींस इंफ्लामेशन हो जाना, किसी इन्फेक्शन की वजह से जब थायराइड ग्लैंड में इंफ्लामेशन हो जाती है, तो इसमें क्या होता है, वायरल इलनेस, ये किसी वायरल इलनेस के बाद भी हो सकती है इंफ्लामेशन, थायरोडाइटिस, जिससे हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है, थायराइड हार्मोन का लेवल कम रिलीज हो सकता है। या फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट है पोस्टपार्टम थायरोडाइटिस। पोस्टपार्टम मीन्स प्रेगनेंसी के बाद, जैसे ही डिलीवर किया बेबी, उसके एक साल तक क्या हो सकता है, उसके बाद डिलीवरी के बाद पोस्टपार्टम थायरोडाइटिस हो सकता है, मींस हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है प्रेगनेंसी के बाद भी। तो इसको क्या बोलते हैं, पोस्टपार्टम बोलते हैं। ये ऑटो इम्यून कंडीशन होती है, ऑटो इम्यून थायराइड डिसफंक्शन इसमें हो जाता है, अकरिंग विद इन अ ईयर आफ्टर चाइल्ड बर्थ। तो चाइल्ड बर्थ के एक साल तक क्या हो सकता है, पोस्टपार्टम हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। उसके बाद आते हैं सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म। सेकेंडरी मैंने आपको बताया कि अगर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या सिक्रीट नहीं कर रही, एडिक्वेट टीएसएच सिक्रीट नहीं कर रही, इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड अंडर एक्टिव है, लेकिन थायराइड ग्लैंड नॉर्मल है, लेकिन अगर टीएसएच रिलीज नहीं होगा तो थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेट नहीं होगी, T3 T4 नहीं बनेगा। तो ये किस वजह से होता है, पिट्यूटरी ट्यूमर्स, अगर पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई एडिनोमा है, ट्यूमर है, जो कि अगर नॉन कैंसरस है ये ट्यूमर, ये क्या करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड को सप्रेस करेगा, ताकि
अगर उसको कंप्रेस करेगा तो क्या होगा, वो इनफ TSH रिलीज नहीं कर पाएगी। दूसरा क्या, अगर पिट्यूटरी ग्लैंड की सर्जरी हुई है या रेडिएशन हुआ है, जैसे कि अगर कैंसरस ट्यूमर था पिट्यूटरी ग्लैंड में तो उसका रिमूवल हुआ है वहां से, तो क्या होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड इनफ TSH रिलीज नहीं कर पाएगी। उसके बाद अगर पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई इन्फेक्शन हो गया है। अब साइन एंड सिम्टम्स इसके क्या है, साइन एंड सिम्टम्स आप कैसे याद रखोगे, सब कुछ स्लो हो जाएगा। स्लो हो जाएगा, सबसे पहले क्या होगा कि जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो स्लो हो गया है। मेटाबॉलिज्म स्लो होगा तो एनर्जी प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, जिसके कारण क्या होगा, थकावट, वीकनेस, कोल्ड इंटॉलरेंस, क्योंकि हीट प्रोड्यूस नहीं हो रही तो ठंड लगेगी, तो जो पर्सन है बहुत लेथार्जिक फील करेगा, थका हुआ फील करेगा। वेट गेन, मेटाबॉलिज्म स्लो है तो वेट क्या होता है, गेन होता है। और हार्ट में भी सब कुछ स्लो हो जाएगा, ब्रेडिकार्डिया, हार्ट रेट स्लो हो जाएगा, लो कार्डियक आउटपुट और ब्लड प्रेशर लो। अगर ब्लड प्रेशर लो है, हार्ट रेट लो है तो कार्डियक आउटपुट लो होगा। कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद आता है ड्राई स्किन एंड हेयर। ये जो थायराइड हार्मोन है ये सीबम की प्रोडक्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। सीबम नहीं बनेगा, एक ऑयली सब्सटेंस होता है जो कि मॉइस्चर प्रोवाइड करता है हेयर एंड स्किन को, तो जिससे ड्राई स्किन और हेयर होगी। कॉन्स्टिपेशन, ये जो पेरिस्टाल्सिस होती है गट में, इसको भी स्लो कर देगा। जब स्लो हो जाएगी तो कॉन्स्टिपेशन होगी। गैस्ट्रिक मोटिलिटी को ये क्या कर देगा, स्लो कर देगा। अब इसी के ऑपोजिट ये जो सिम्टम्स है ना, इसी के ऑपोजिट हाइपरथायरॉयडिज्म में होता है, इसमें सब कुछ फास्ट होता है, जैसे कि डायरिया होता है इसका ऑपोजिट। डिप्रेशन और लो मूड, ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, तो नर्वस सिस्टम को भी ये क्या कर देगा, स्लो कर देगा, डिप्रेस कर देगा, इसलिए इसमें डिप्रेशन और लो मूड रहता है। ब्रेन फॉग, सब कुछ क्या है, ब्रेन फॉग का मतलब क्या है, धुंधला। फॉग मतलब धुंधला, धुंधला मतलब जब मेमोरी हमारी अच्छी नहीं होती तो फॉरगेटफुलनेस, भूल जाएगा, ज्यादा मेमोरी क्या रहेगी, वीक रहेगी। कॉन्सेंट्रेशन, फोकस नहीं कर पाएगा किसी पर। पफी फेस, होर्सनेस आवाज में रहेगी, फेस पफी रहेगा। गॉइटर, स्वेलिंग इन द नेक। ऑफ कोर्स गॉइटर कैसा दिखता है, इस तरह से दिखता है। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि थायराइड ग्लैंड, ये कॉम्पनसेटिव मैकेनिज्म है कि थायराइड ग्लैंड से T3 T4 रिलीज नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी क्या है, पूरी कोशिश की जा रही है थायराइड ग्लैंड के साइज को एनलार्ज कर दो, बड़ा कर दो, ताकि और T3 T4 रिलीज हो। लेकिन तब भी क्या होता है, क्योंकि थायराइड ग्लैंड में ही प्रॉब्लम है, पिट्यूटरी ग्लैंड में ही प्रॉब्लम है, तो भी T3 T4 रिलीज नहीं होगा। तो ये कंपनसेटिव मैकेनिज्म है, जिसके कारण जो नेक थायराइड ग्लैंड है उसमें स्वेलिंग के कारण नेक क्या है, ऐसे स्वोलन दिखाई देती है। तो ये कैसी होगी, सिंपल गॉइटर हमें किस में देखने को मिलेगा, हाइपोथायरॉयडिज्म में देखने को मिलेगा। और अगर कोई इन्फ्लामेशन है वायरल इलनेस की वजह से तो भी गॉइटर होता है। उसके बाद मसल वीकनेस, क्रैम्प्स, जॉइंट पेन, वीकनेस, कार्पल टनल सिंड्रोम, जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी इसमें होती है। पेरिफेरल नर्व्स जो हैं, जो कि ब्रेन और स्पाइनल कोड से इंफॉर्मेशन लेकर हमारे पेरिफ्रीज को दे रही है, तो वो भी वीक हो जाएंगी, जिसके कारण क्या होता है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी डैमेज हो जाती है, जिनके कारण मसल में वीकनेस आती है, क्रैम्प्स आती हैं, नंबनेस होती है, सुन्न होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्पल टनल सिंड्रोम। अब ये पीरियड्स में भी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसको भी रेगुलेट करती है, तो हमें क्या देखने को मिलता है, हैवी पीरियड्स, या फिर बहुत ज्यादा अगर क्या है हाइपोथायरॉयडिज्म है तो इरेगुलर पीरियड्स, या फिर पीरियड्स बंद ही हो जाते हैं, एमेनोरिया हो जाता है। पेल और येलो स्किन भी इसमें देखने को मिलती है। इन्फेंट्स और चिल्ड्रन में पुअर फीडिंग होगी, क्योंकि एक तो ब्रेन की डेवलपमेंट नहीं हुई, फिजिकल ग्रोथ भी नहीं हुई, भूख नहीं लगेगी, पुअर फीडिंग होगी, पुअर ग्रोथ होगी, प्यूबर्टी डिले हो जाएगी, पुअर मेंटल हेल्थ होगी। उसके बाद इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, गॉइटर अभी हमने देख लिया। उसके बाद हार्ट डिसीजेज एंड फेलियर, कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज हो रहा है, हार्ट रेट डिक्रीज हो रहा है, ब्लड प्रेशर रिड्यूस हो रहा है, तो हार्ट फेलियर हो सकता है, हार्ट कोलैप्स हो सकता है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी अभी हमने पढ़ लिया। इनफर्टिलिटी, ओव्यूलेशन में भी ये इंटरफेयर करता है। साथ में ही मैन के लिए भी बहुत ज़रूरी है थायराइड हार्मोन, तो फर्टिलिटी में इंटरफेरेंस आती है। बर्थ डिफेक्ट्स हो सकते हैं, अगर थायराइड ग्लैंड, अगर मदर को हाइपोथायरॉयडिज्म है तो बेबी में बर्थ डिफेक्ट हो सकते हैं। बाकी कॉन्जेनाइटल प्रॉब्लम का तो है ही है डिफेक्ट्स बेबी में। उसके बाद मिक्सेडिमा कोमा, वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक कॉम्प्लिकेशन है हाइपोथायरॉयडिज्म की। क्या कॉम्प्लिकेशन है, अगर लॉन्ग टाइम से कॉन्स्टेंटली थायराइड हार्मोन्स का लेवल क्या है, डिक्रीज है, तो क्या होगा कि एक दिन ऐसा आएगा कि कोई भी ट्रिगर आया, जैसे कि कोई इन्फेक्शन हो गया, वायरल इलनेस हो गई, बहुत ज़्यादा ठंड लग गई, या फिर कोई भी स्ट्रेस आ गया, तो क्या होगा कि एकदम से सिम्टम्स क्या हो जाएंगे और सीवियर हो जाएंगे, जिससे अल्टीमेटली क्या होगा कि मेंटल स्टेटस क्या है, ऑल्टर्ड हो जाएगा। पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा ड्राउजी हो जाएगा, इतना लेथार्जी हो जाएगा, उसमें एनर्जी नहीं रहेगी कि धीरे धीरे वो अनकॉन्शियस हो जाएगा एट द एंड, या फिर कोमा में भी जा सकता है।
जाता है। तो ये लाइफ थ्रेटनिंग है, रेयर है। सिम्टम्स इसके क्या आते हैं? ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस इसमें होता है, हाइपोथर्मिया, टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, बहुत ज्यादा ठंड लगती है, हाइपोथर्मिया हो जाता है, कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स हो जाता है, ड्राउजीनेस, बहुत ज्यादा स्लीपी पर्सन हो जाता है, फॉलोड बाय एन एक्सट्रीम लैक ऑफ एनर्जी, बहुत ज्यादा कम एनर्जी, और लास्ट में क्या हो सकता है? पर्सन अनकॉन्शियस और कोमा में जा सकता है। ट्रिगर्ड बाय इन्फेक्शन, इसके क्या होते हैं? ट्रिगर होते हैं, जैसे कि बहुत लंबे टाइम से हाइपोथायरॉयडिज्म है तो कुछ ट्रिगर्स होंगे, जैसे कि कोल्ड से एक्सपोजर हो गया, मेडिकेशंस जैसे कि सिडेटिव्स हो गए, ओपियोइड्स हो गए, एनेस्थीसिया हो गया, ये ट्रिगर्स होते हैं। कोई ट्रॉमा या फिर सर्जरी हुई, सीवियर आयोडीन डेफिशिएंसी हो गई, या फिर विड्रॉल ऑफ मेडिकेशन और कार्डियोवास्कुलर इवेंट्स। क्या हो सकता है? विड्रॉल ऑफ मेडिकेशन, कि एकदम से इसकी मेडिकेशन ले रहे थे लेकिन छोड़ दी, तो उस कारण से भी ये हो सकता है। नेक्स्ट इज डायग्नोस्टिक टेस्ट। क्या क्या टेस्ट करेंगे? सबसे पहले थायराइड फंक्शन टेस्ट करेंगे। नॉर्मल जो TSH का लेवल होता है ये होता है 0.5 to 5 माइक्रो यूनिट पर ml। T3 का लेवल होता है 0.9 to 2.8 नैनोमोल पर लीटर, या फिर 110 to 337 नैनोग्राम पर DL। T4 का नॉर्मल लेवल होता है 5 to 12 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर। अब देखो थायराइड फंक्शन टेस्ट में हमें क्या पता चलेगा? प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है? प्राइमरी में क्योंकि सिर्फ थायराइड ग्लैंड में प्रॉब्लम है, बाकी तो ठीक वर्क कर रहा है, तो T3 और T4 का लेवल तो लो ही होगा। हाइपोथायरॉयडिज्म में लो हमें दिखेगा। जो TSH है उसका लेवल हाई होगा, क्यों? क्योंकि ये लो है तो पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस तो सेंस कर रहे हैं ना, तो उन्होंने अपना लेवल हाई बढ़ा दिया। वो सोच रहे हैं कि हम हाई कर देंगे तो थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेट होगी और T3 T4 रिलीज करेगी, बट थायराइड ग्लैंड में ही प्रॉब्लम है तो वो तो करेगी नहीं अपना लेवल इंक्रीज, लेकिन जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो TSH को इंक्रीज करेगी। तो इसमें जो लेवल है वो इंक्रीज हमको देखने को मिलेगा TSH का। और थायराइड हार्मोन्स का ऑफ कोर्स लो ही देखने को मिलेगा हाइपोथायरॉयडिज्म में। सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होगा? T3 T4 का लेवल भी लो होगा, और पिट्यूटरी ग्लैंड क्योंकि TSH को सिक्रीट नहीं कर पा रही तो TSH का लेवल तो लो होगा ही, एंड TSH का लेवल भी लो होगा, और इन दोनों का तो लो होगा ही। जब TSH लो है तो ये तो स्टिमुलेट हो ही नहीं रहे, तो ये रिलीज नहीं हो रहे। दूसरा, ब्लड में हमको एंटीबॉडीज दिखेंगी। कौन सी? एंटी थायराइड पेरोक्सिडेज, जो TPO एंटीबॉडीज हमने पढ़ी थी वहां पर रिलीज हो रही है हाशिमोटोज डिसीज में। ये एंटीबॉडीज हाशिमोटोज डिसीज में अगर ऑटो इम्यून कंडीशन है तो हमको दिखेगी, एंड उसकी वजह से क्या है कि थायराइड ग्लैंड डिस्ट्रॉय हो रही है। ट्रीटमेंट इसका क्या है? हम क्या देते हैं? बाहर से सिंथेटिक थायराइड हार्मोन देते हैं, और ये क्या है? लिवोथायरॉक्सिन इसको बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने कई लेडीज को देखा होगा एम्प्टी स्टमक लिवोथायरॉक्सिन लेते हुए। तो लिवोथायरॉक्सिन क्या है? मोस्ट कॉमन मेडिकेशन है जो कि हाइपोथायरॉयडिज्म को ट्रीट करने के लिए लिया जाता है। ये क्या है? T4 होता है, वैसे ही सिंथेटिक T4 होता है, लेकिन ये बॉडी में जाके मेटाबोलाइज हो जाती है T3 में, तो हमको T4 भी मिलता है T3 भी मिलता है एक ही मेडिकेशन से। एम्प्टी स्टमक लेनी पड़ती है, एवरी डे लाइफ लॉन्ग के लिए लेनी पड़ती है। अगर आपने एक डोज मिक्स कर दिया एक दिन तो नेक्स्ट डे 2 डोजेस इसकी लो। तो TSH लेवल इसमें चेक किया जाता है फ्रीक्वेंटली। जब स्टार्टिंग होती है इसकी तो क्या है? एवरी मंथ इसका TSH का लेवल चेक किया जाता है। तो अगर सपोज TSH का लेवल क्या आ रहा है? हाई आ रहा है, TSH का लेवल हाई है, इट मींस अभी भी थायरॉक्सिन हार्मोन इनफ नहीं है, तो हम क्या करेंगे? इसके डोज को क्या कर देंगे? इंक्रीज कर देंगे लिवोथायरॉक्सिन की। अगर TSH लेवल क्या है? रिड्यूस आ रहा है, तो TSH लेवल रिड्यूस आ रहा है, इसका मतलब कि बहुत ज्यादा थायराइड हार्मोन बन रहा है बॉडी में, तो तभी TSH क्या है? लो आ रहा है। तो क्योंकि ऑपोजिट होता है ना कि अगर लो आ रहा है तो TSH क्या होगा? लो होगा। क्यों लो हो रहा है? क्योंकि उसको क्या लग रहा है कि ब्लड में बहुत ज्यादा वो है T3 T4, तो अपना लेवल इसलिए वो लो कर रहे हैं। अगर TSH का लेवल नॉर्मल से लो आता है तो इट मीन्स हमें डोज को क्या करना है? रिड्यूस करना है। तो इस तरह से ही वर्क करता है। तो हमको पहले मंथली करना पड़ता है, जैसे ही TSH नॉर्मल आ जाता है तो उसके बाद एवरी 6 मंथ्स एंड देन ईयरली चेक किया जाता है TSH का लेवल। उसके अलावा लाइफस्टाइल चेंजेस, हेल्दी डाइट लेनी होती है। क्यों? इसमें कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज हो रहा है, हार्ट रेट रिड्यूस है, ब्लड प्रेशर रिड्यूस है, सब कुछ स्लो है, मेटाबॉलिज्म स्लो है, तो कैलोरीज क्या करनी है? कम करनी है, फैट्स एंड कोलेस्ट्रॉल कम लेने हैं डाइट में। रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, इनफ स्लीप लेनी है, स्ट्रेस नहीं लेना, हाई आयोडीन डाइट लेनी है, वेरी इंपॉर्टेंट, आयोडीन की डेफिशिएंसी से ही होता है। लॉट्स ऑफ फ्लूइड्स एंड फाइबर रिच डाइट, फ्लूइड एंड फाइबर रिच डाइट क्यों ले रहे हैं? क्योंकि कॉन्स्टिपेशन हो रही है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए। वार्म इन्वायरमेंट लेना है, कोल्ड इंटॉलरेंस है इसमें, तो ठंड में नहीं जाना, उससे क्या हो सकता है? ट्रिगर हो सकता है, और तो वार्म इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है। So I hope आपको hypothyroidism clear हुआ. If you understood this video then please like, subscribe and share to my channel. Thank you for watching.